नमस्कार। बिहार राग बिहारी में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम आपको दो महत्वपूर्ण खबरें बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अक्सर हम राग बिहारी में हमारे साथी सौरभ त्रिपाठी होते हैं, लेकिन आज मैं अकेला आपको दो न्यूज़ बताऊंगा और उसका विश्लेषण भी बताऊंगा। वो दो न्यूज़ क्या है? एक तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में नंबर ऑफ सीट्स को लेकर के क्या सहमति मोटे मोटे तौर पर बन गई है, ये बात आप जान लीजिए। और जब औपचारिक फैसला हो जाएगा तब अल्लाह वरू कहना शुरू कर देंगे कि तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा है। पर कितनी सीटों पर औपचारिक सहमति तो मत कहिए, लेकिन एक इनफॉर्मल टॉक्स में लगभग सहमति बन गई है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव कब राहुल गांधी से मिले, ये गुप्त मुलाकात कैसे हुई, कब तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे थे, राहुल गांधी से मिले थे और फिर बात जो है ठीक होने लगी। और इसी बीच में कन्हैया कुमार को दिल्ली आना पड़ा एक दिन के लिए, आपको मालूम होगा। फिर कन्हैया वापस लौटे, अपनी यात्रा उन्होंने शुरू की। इस सब के बारे में बताएंगे। और दूसरा आपको बताएंगे कि वक्फ संशोधन बिल के बाद दरअसल जेडीयू में कैसा माहौल है, क्या महसूस हो रहा है जेडीयू के लोगों को, वो क्या फील कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए न्यूज़ को सिलसिलेवार तरीके से और उसका विश्लेषण आपको बताना शुरू कर दें। तो पहला न्यूज़ आपके लिए ये है कि 50 से 55 सीट पर लगभग सहमति कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बन गई है, ये बात आप जान लीजिए। इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है और औपचारिक घोषणा समय आने पर कर दी जाएगी। इसलिए इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा, ये तय मानिए। और 50 से 55 के बीच सीटों पर बातचीत हो गई है। अब आप पूछेंगे कि कैसे आप कह रहे हैं ये, तो हमारे सूत्र बताते हैं कि जिस दिन तेजस्वी यादव के बच्चे का बर्थडे था, वो बर्थडे मनाए और उसके ठीक अगले दिन वो दिल्ली आए और राहुल गांधी से उन्होंने गुप्त वार्ता की। जिस तरीके से कांग्रेस टफ पोस्चरिंग ली हुई थी और कांग्रेस के कई नेता इस तरह का इंडिकेशन दे रहे थे कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो कांग्रेस कोई भी फैसला कर सकती है, कोई भी निर्णय कर सकती है। और उसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने इसमें भलाई समझी कि क्यों नहीं राहुल गांधी से मिलना चाहिए और उनसे मिलकर के तमाम बातों पर क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। कांग्रेस का मूड और मिजाज क्या है उसको परखना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि कन्हैया कुमार का पद यात्रा निकालना निश्चित रूप से लालू परिवार को भाया तो नहीं था, लेकिन कन्हैया जिस तरीके से राहुल के नजदीक जा चुके हैं, उसको रोकना, कन्हैया की यात्रा को रोकना लालू परिवार के लिए आसान भी नहीं था। पर एक दूसरी बात जरूर ऐसी हो रही थी जिससे आप लोग हैरान हो रहे होंगे, और इस बात की चर्चा पप्पू यादव ने भी अपनी बातों में उठा दी थी। पप्पू यादव ने कहा था कि अरे भाई, जब आप कन्हैया को पदयात्रा के लिए परमिशन दे सकते हैं जो लालू परिवार को पसंद नहीं है, तो फिर हमें मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया। आपको याद होगा बिहार के तमाम कांग्रेसी नेता मीटिंग में पहुंचे थे और उसमें जो परमानेंट एसोसिएट मेंबर के तौर पर पप्पू यादव बुलाए जाते रहे हैं, पप्पू यादव को दिल्ली में बुलाया नहीं गया। पप्पू यादव इंतजार करते रह गए थे और फिर पप्पू यादव का दर्द बाहर निकलने लगा था। सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव को नहीं बुला करके क्या कांग्रेस ने एक स्कोप जरूर छोड़ा हुआ था कि लालू परिवार से संबंध बनाए रखना है, और इसीलिए बार बार पप्पू की चर्चा पर कांग्रेस के तमाम नेता उस बात को टाल देते थे कि पप्पू यादव आएंगे नहीं आएंगे, उनका क्या हश्र होगा। लेकिन कन्हैया कुमार को तो बिहार की जमीन पर उतारा जा चुका है और आप देखिए कन्हैया कुमार अपनी यात्रा कर रहे हैं, नौकरी दो, पलायन रोको, उसकी मांग उठा रहे हैं, पर एक भी बात वो लालू परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे। वो कह रहे हैं कि ये नौजवानों के लिए यात्रा है, कन्हैया को चिंता नौजवानों की है, इस तरीके का वो इंडिकेशन दे रहे हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं जो लालू परिवार को, तेजस्वी यादव को, आरजेडी को नागवार गुजरे। पर आपको ये बता दें कि जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई और उसके बाद ये लगभग चर्चा तय हो गई कि 50 से 55 सीटों पर
कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा वो सीटें लेगी जिस पे जीतने की संभावना कहीं ज्यादा है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पर 2020 में जो चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस पर लगातार आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और वो 19 पर पहुंच गई। अगर कांग्रेस को इतनी टिकट नहीं दी जाती तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते। इसके जवाब में कांग्रेस कहती है कि अरे भाई 70 आपने ऐसी सीटें दी जिसमें 4 बार से महागठबंधन का कोई उम्मीदवार, 70 में से 45, उसमें से 4 बार से महागठबंधन का कोई उम्मीदवार जीत नहीं सका है। जब महागठबंधन का कोई उम्मीदवार 4 चुनाव में नहीं जीता है तो फिर आपने 70 में से 45 वैसी सीटें पकड़ा दी जहां जीत तो संभव ही नहीं था। दरअसल हमें 25 सीट लड़ने को दिया गया, उसमें हम 19 सीट जीते ही, तो हमारा परफॉर्मेंस कैसे खराब है? दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस हमेशा याद दिलाती है, याद करिए 2015 41 सीट पर हम लड़े, 27 जीते, हमारा स्ट्राइक रेट क्या था? कांग्रेस इस बात को याद कराती है कि देखिए 9 सीट पर हम लोकसभा चुनाव में लड़े और 3 पर हम जीते और एक जिसको हमारा समर्थन था पप्पू यादव भी जीते, तो वैसे आप देख लीजिए तो 4 सीट पर हम जीते। तो स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में हमारा बेहतर रहा है। इसलिए कांग्रेस बेहतर सीटें चाहती है, ज्यादा चाहती है। जो बातें सामने आ रही थी कि 50 से कम दिया जाएगा, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 50 से 55 सीट कांग्रेस को दिया जाएगा। और जब इस पे औपचारिक मोहर लग जाएगी तब से अल्लावरू ये कहना शुरू कर देंगे कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के नेता हैं। इसलिए अभी तक अल्लावरू लगातार जब उनसे पूछा जाता है तो वो इस सवाल को टालते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि भाई अभी इस पर बात नहीं हुई है, लेकिन इंडिया ब्लॉक एक है। तो खबर ये है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच की तल्खी लगभग खत्म हो चुकी है। इनफॉर्मली सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बन चुकी है अनौपचारिक तौर पर। औपचारिकता बाकी है, उसको भी अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर आप ये पूछ सकते हैं कि क्यों 40 जिला अध्यक्ष को राहुल गांधी यहां मिलने बुला रहे हैं? ये सवाल आप कर सकते हैं क्योंकि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दरअसल कांग्रेस अब ये मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू नहीं है, इसलिए अपने जिलाध्यक्ष को, अपने संगठन के लोगों में एक नया जोश का संचार करना चाहती है। उनको यह बताना चाहती है कि अपनी आइडेंटिटी जो पुरानी होती थी उसको कायम करना सीखिए, उसको बनाना सीखिए। और उनको यह कहा जाएगा कि हम 1990 की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, लालू प्रसाद हमारे दोस्त हैं, उनकी पार्टी हमारी दोस्त है, लेकिन दोस्ती अलग चीज है। हमारा संगठन मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। इसलिए उनको यह पैगाम दिया जाएगा कि कैसे जिले में संगठन को तैयार करिए, कांग्रेस की एक अलग पहचान बनाइए, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में यह बहुत अच्छे तरीके से बैठा हुआ है कि असली लड़ाई हमारी 2029 की है, 2025 की लड़ाई तेजस्वी की लड़ाई है। हमें उनकी मदद करना है और राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए लालू प्रसाद की जरूरत तो है, लेकिन अपने आप को मजबूत करना है। और खास तौर पर नॉर्थ इंडिया में जहां बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इन तमाम, राजस्थान है, इन तमाम राज्यों में हमें इतना मजबूत करना है कि अगले लोकसभा चुनाव में हम यहां ज्यादा से ज्यादा सीट जीत सकें। दरअसल कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है वो ये बात समझ चुका है कि साउथ में हम जितना आगे बढ़ सकते थे हम बढ़े, लेकिन अब नॉर्थ ऐसा रह गया है जहां पर हमें जीतना बहुत जरूरी है। और अगर आप देख लें तो 2-3 बड़े ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, कांग्रेस की स्थिति दयनीय है। बिहार में 40 सीटें हैं, कांग्रेस की स्थिति दयनीय है। अब आप देख लीजिए बंगाल में भी कांग्रेस की स्थिति 40 से ज्यादा सीटें, अगर मैं आपको बताऊं तकरीबन 42 सीट है, तो वहां भी स्थिति अच्छी नहीं है।
ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि 160-62 सीटों पर अगर कांग्रेस खाता नहीं खोल पाती है और कांग्रेस यहां पर मजबूत नहीं होगी तो फिर कांग्रेस की सरकार 2029 में कैसे बनेगी। और इसकी तैयारी में राहुल गांधी लगे हुए हैं, उनके लोग लगे हुए हैं, इसलिए कांग्रेस की नज़र बिहार पर है। 7 तारीख को राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं। आप ये बात जान लीजिए कि राहुल गांधी कन्हैया कुमार की पदयात्रा में भी शामिल होंगे, मतलब राहुल गांधी 7 तारीख को बेगूसराय में मौजूद होंगे, जो ये बड़ी दिलचस्प बात है। और जो कन्हैया कुमार बेगूसराय से आते हैं, उनका गृह जिला है, ज्यादा चांसेस है, इसमें भी केवल औपचारिक घोषणा बाकी है कि कन्हैया इस बार बेगूसराय से भी चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। कन्हैया के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि बिहार में कैसे आपको कांग्रेस को आगे लेकर के चलना है। इसलिए पहले राहुल गांधी जब वहां संविधान बचाओ के मुद्दे पर वो जब पहुंचे और एक कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, एक सेमिनार में पहुंचे, तो एक पूर्व नेता जो कि दलित नेता थे, उनकी पुण्यतिथि पर पहुंचे थे। अभी जब जा रहे हैं तो ईबीसी नेता है, तो आप जान लीजिए कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स किधर जा रही है, दलित, मुसलमान, ईबीसी। इसलिए कांग्रेस पिछले कुछ सालों से जातीय जनगणना पर बहुत जोर दे रही है। चेहरा कन्हैया कुमार होंगे, मतलब अगड़ों को भी साधने का प्रयास है, लेकिन कांग्रेस अपने पुराने जनाधार को साथ लेना चाहती है और ओबीसी पॉलिटिक्स को भी साधना चाहती है, और इसी तर्ज पर कांग्रेस अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि 50 से 55 सीटें, और कांग्रेस अब इसको लेकर के उत्साहित है। औपचारिक मोहर लगना बाकी है। कांग्रेस और आरजेडी में तल्खी धीरे धीरे खत्म होगी। कुछ दिनों तक पोस्चरिंग कांग्रेस द्वारा जारी रहेगा, ताकि अपने कार्यकर्ताओं को यह पैगाम दे सके कि आरजेडी की पिछलग्गू नहीं है। और जब औपचारिक तौर पर मोहर लग जाएगा, तब अल्लाह वरू, राजेश राम, ये तमाम लोग ये बोलना शुरू कर देंगे कि हमारा चेहरा तेजस्वी यादव ही है। इसलिए ध्यान रखिए कि कांग्रेस 50 से 55 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। मोटे तौर पर 2 बड़े नेता, एक आरजेडी के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, दोनों के बीच इस बात पर सहमति बन गई है। तो ये तो एक न्यूज़ था जो हमने आपके सामने रखा। अब चलिए दूसरे न्यूज़ की बात करते हैं। दूसरा न्यूज़ क्या है? दूसरा न्यूज़ ये है कि जेडीयू के अंदर किस तरह का कोहराम मचा हुआ, ये बात जान लीजिए। कई सारे ऐसे नेता हैं जो रिजाइन कर रहे हैं। ये बात और है कि वो ऐसे कोई मुस्लिम लीडर्स नहीं हैं जिनका बड़ा जनाधार है, पर जेडीयू क्यों तैयार हो गई कि उसको वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करना चाहिए। आप याद करिए 2015, आप याद करिए 2020, आप हैरान हो जाएंगे। 2020 में जेडीयू को 5% और एलजेपी को 2% वोट मिला था। 2013 याद करिए, नीतीश कुमार को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर वो बीजेपी से अलग हुए हैं, मुसलमान उनको हाथों हाथ लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ 2 सीट पर सिमट करके रह गए थे। नीतीश कुमार का सारा भ्रम टूट गया था। उसके बाद अब आइए 2025 में चुनाव होना है। 2025 में मुस्लिम्स किस हद तक वोट देंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। वैसे जेडीयू के नेता, खासतौर पर नीतीश कुमार, अक्सर कहते हैं कि हमने 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी की है, उसको सुरक्षित बनाया है। मरकज में जो लोग हैं, उन जो पढ़ाते हैं, उनको अपलिफ्ट किया है, उनको एक इस तरह का वेतनमान दिया है जो कि सरकारी शिक्षकों के बराबर है। तो ऐसे हमने बहुत सारे काम किए हैं। भागलपुर के रॉइट्स हुए, उसमें जो भी दंगाई थे उनको हमने सजा दिलवाई है, और ये हमने किया है। नीतीश कुमार दावा रखते हैं और करते भी हैं कि हमारे शासनकाल में कभी भी मुसलमान इनसिक्योर्ड फील नहीं किया। फिर भी मुस्लिम्स का वोट हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 12% वोट मुसलमानों का नीतीश कुमार को मिला। फिर भी नीतीश कुमार चिंतित हैं। नीतीश कुमार दरअसल ऐन वक्त पर, आपको याद होगा कि अमित शाह से ललन सिंह और संजय झा मिलने जाते हैं, और दोनों की बात अमित शाह से होती है। वो क्या बात होती है? क्योंकि ये जेडीयू के तरफ से कुछ बातें थी जो मुसलमानों के हित में थी।
वो थी कि जो पुराना इबादत गाह है उस पे किसी तरह का नए कानून से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो जेडीयू की वजह से बिल में समावेश किया गया, नीतीश कुमार की सोच की वजह से वो समावेश किया गया, लेकिन जेडीयू उस तरीके का मैसेज नहीं दे सकी। इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। बिहार की बात में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार जेडीयू किस लाइन पर कैसे अमित शाह से बात करके अपनी बातों को मनवाई है, लेकिन जनता में जो मैसेज दिया जाना चाहिए वो देने में कामयाब नहीं हो पाई। इसकी बड़ी वजह क्या रही, और उसके बाद अशोक चौधरी को आनन फानन में दिल्ली क्यों भेजा गया, और फिर इसको कैसे ठीक करने की कवायद शुरू हुई, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम अपने कार्यक्रम बिहार की बात में आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो गुलाम गौस नेता हैं एमएलसी, जो कुछ दिन पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिले थे, उन्होंने ये मांग उठाई है कि इस बिल को ठीक उसी तरीके से वापस लिया जाए जैसे कृषि कानून को वापस लिया गया था। उन्होंने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि राष्ट्रपति जी इस बिल को लौटा दें, और ये लौटा करके इस बिल को एक्सेप्ट ना करें ताकि ये बिल कानून के रूप में परिवर्तित ना हो सके। तो दरअसल गुलाम गौस ऐसी अपील कर रहे हैं, पर एक बात बहुत साफ नजर आता है कि कासिम अंसारी हूं, जिस तरीके से गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि कौन कम्युनल है कौन सेकुलर है, ये अब सबके सामने आ चुका है। तो सवाल ये उठता है कि गुलाम गौस जो मांग रख रहे हैं एमएलसी हैं, तो क्या गुलाम गौस पार्टी से इस्तीफा देंगे? वैसे 4 मुसलमान नेता ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, जिले स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के नेताओं ने। लेकिन सच्चाई ये है कि मुसलमान के हित में जो क्लॉज इनकॉर्पोरेट कराना था वो जेडीयू की वजह से हुआ, पर जेडीयू इसका क्रेडिट नहीं ले पाई। अगर इस बात को सदन में उठाया जाता और कहती कि जेडीयू ने ऐसा किया है, तो निश्चित तौर पर कहने के लिए होता जेडीयू के पास कि नीतीश कुमार ये चाहते थे, जो कि नीतीश कुमार ने कराया, पर उसका क्रेडिट क्या जेडीयू ले पाई? इसकी चर्चा हम विस्तार से बिहार की बात में करेंगे। लेकिन इस बात पर जेडीयू में विरोध नजर आ रहा है। जेडीयू को जो कुछ भी % वोट मिलता था वो मिल पाएगा या नहीं, इसकी चिंता जेडीयू लीडर्स में आ गई है। कल नीतीश कुमार लगातार विजय चौधरी के पास गए, अशोक चौधरी के पास गए, कई अपने अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की, आज भी वो बैठक कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है अशोक चौधरी को दिल्ली क्यों भेजा गया? इन सारी बातों को हम विस्तार से बताएंगे अपने अगले प्रोग्राम बिहार की बात में। लेकिन जेडीयू के भीतर कोलाहल है, और जेडीयू जो काम कराई उसका क्रेडिट सार्वजनिक तौर पर नहीं ले सकी, इसलिए जेडीयू के भीतर एक कह लीजिए कि इस बात को लेकर के गुस्सा है। कुछ नेता इसको लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं कि हमारा 5 से 12% वोट पर असर पड़ सकता है, और हम एंटी मुस्लिम दिखना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार का शुरुआत से ही जो अप्रोच रहा है कि ना हम एंटी हिंदू हैं ना हम एंटी मुस्लिम हैं, उस इमेज पर डेंट नहीं पहुंचना चाहिए। बहरहाल अशोक चौधरी यहाँ आकर क्या कुछ करेंगे वो भी हम बताएंगे। लेकिन इस खास पेशकश राग बिहारी में आज इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।